गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय हिंदी और जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है भारत की खोज। भारत की खोज में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। आज उसमें भौतिकवाद देखेंगे। भौतिकवाद हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ है कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य के। तो कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना क्या है? अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। आगे देखेंगे। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की है कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू, टोने और अंधविश्वास की ओर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। उन तमाम बातों को जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और न नरक, और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। आगे देखेंगे। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य कौन कौन से? रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन में लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का व रहस्य कुछ समझ में
आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात है कि सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। आज यहीं तक बच्चों, शेष अगले दिन। थैंक यू।